कभी यहाँ भारत और चीन के फौजी एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं और कभी पाकिस्तान और भारत यहाँ पर बाकायदा जंग कर रहे होते हैं। कश्मीर वो इलाका है जो 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान लड़ाई का बायस बना हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि ये इलाका 1947 की पार्टीशन का अनफिनिश्ड बिजनेस है और इसका हल UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक निकलना चाहिए। भारत कहता है चलो दौड़ो यहाँ से। मोदी जी तो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मसूस का एक और राउंड अभी बाकी है? दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद की वजह से क्या रीजन में बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो चुका है? भारत का अगला स्टेप क्या है? पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है? चेस की इस गेम में कौन बाजी मारेगा? सवाल यह है कि ये मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? आज़ादी के 70-80 साल बाद भी इसके हल होने की उम्मीद क्यों नजर नहीं आ रही? ये मसला इतना खराब क्यों हुआ और फिर आगे इसका सोल्यूशन लाइकली क्या है, क्या निकलेगा? आइए जानते हैं। मैं हूं तैयब इब्राहिम। अब वैसे तो हमारा मेन सवाल मुस्तकबिल के बारे में है कि मसला कश्मीर का हल क्या निकल सकता है और क्या निकलना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो क्यों गया। यानी ये कौन जो कश्मीरी लोग हैं, इन्हें तो दुनिया का बहुत ही अमन पसंद बंदा समझा जाता था, बहुत ही अमन पसंद कौन समझा जाता था आज से तकरीबन 100 साल पहले तक। तो क्यों ये दुनिया का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया है? कश्मीर की तारीख तो हज़ारों साल पुरानी है। हम शारदा से लेकर बिरज़ाहोम तक देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और खानकाहें थीं। कश्मीर का इलाका सारी दुनिया में अमन और सुकून का इलाका माना जाता था, लेकिन आज वो इलाका बना हुआ है जहाँ से कभी भी खबर आ सकती है कि भाई न्यूक्लियर जंग छिड़ गई है। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है इसकी कहानी तो पार्टीशन से शुरू होती है 1947 से, लेकिन अगर हमें मसले को ठीक से समझना पड़ेगा तो हमें तकरीबन 700 साल पीछे जाना पड़ेगा। घबराइए नहीं, मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा, जल्दी चलते हैं। साल 1320 में कश्मीर के इलाके में इस्लाम तेजी से फैल रहा था, बल्कि फैल चुका था। तब कश्मीर का एक राजा बना जिसका नाम था रिंचल। हुकूमत के दौरान उस बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह कश्मीर की वादी का ये पहला मुसलमान राजा बना। उसके बाद मुगल दौर तक कश्मीर के सारे राजा मुसलमान रहे हैं। 1589 में शहनशाह अकबर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और इस तरह ये इलाका दिल्ली हुकूमत के अंडर आ गया। लेकिन जाहिर है मुगल भी मुसलमान थे, भैया अब उन्हें कहा तो मुसलमान ही जाएगा ना, हरकतें चाहे उनकी कैसी भी रही हो। तो कश्मीर पर मुसलमानों का रूल कायम रहा। 3 जुलाई 1819 तक, यानी तकरीबन 500 साल कश्मीर की वादी पर मुसलमानों की हुकूमत रही और इस्लाम ही इस वादी का डोमिनेंट मजहब रहा। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह तेजी से लाहौर एम्पायर यानी सिख एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे। उनका एक जनरल था गुलाब सिंह। 3 जुलाई 1819 को गुलाब सिंह की आर्मी ने उस वक्त के कश्मीर के गवर्नर अब्दुल जब्बार खान की आर्मी को शिकस्त दी शोपियां में, और उसके बाद से क्लियर हो गया था कि अब कश्मीर जो है वो सिख एम्पायर का पार्ट बनना जा रहा है। एक के बाद एक सारे कश्मीर के इलाके फॉल करते गए और ये आज़ाद कश्मीर आज जिसे हम कहते हैं और जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो सारा का सारा कुछ ही अरसे के दौरान सारा का सारा सिख एम्पायर का पार्ट बन गया। उसके बाद 1839 तक यानी रंजीत सिंह की डेथ तक ये सारा इलाका सिख एम्पायर का पार्ट ही रहा। मगर जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है तो उनकी सेकंड ब्रास्ट में कोई उस तरह का लीडर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि फ़ौरन ही पूरी स्टेट क्रम्बल करने लगी। 1845 तक यानी सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर सिचुएशन ये हो चुकी थी कि महाराजा रंजीत सिंह का 6 साला या 7 साला बेटा उस वक्त ऑफिशियली महाराजा था। उसकी वालदा जो थी वो उस वक्त प्रैक्टिकली क्वीन थी। जब अंग्रेज़ों ने अटैक किया तो गुलाब सिंह ने, जिसको राजा बनाया हुआ था रंजीत सिंह के दौर में कश्मीर का, उसने सिख एम्पायर का साथ देने की बजाय अंग्रेज़ों का साथ दिया और इस तरह से अंग्रेज़ आए और बस छाते ही चले गए। सिख एम्पायर को काफ़ी ठीक ठाक किस्म की शिकस्त हुई। अंग्रेज़ों ने जो गुलाब सिंह था उसकी वफादारी के बदले में, यानी उसकी अंग्रेज़ों से वफादारी के बदले में, हालांकि उसने अपने जो एम्पायर थी उससे तो गद्दारी की थी, उस वफादारी के बदले में, अंग्रेज़ों से वफादारी के बदले में उसे कश्मीर का राजा बना दिया। राजा इस तरह से बना दिया कि उन्होंने एक तो कहा कि भाई हमें 75 लाख रुपए दें, जो कि उस दौर के हिसाब से एक नॉर्मल अमाउंट थी, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हम जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर एक रियासत बनाते हैं। ये दरियाए ब्यास से लेके दरियाए सिंध तक, यानी ये जो 6 दरिया हैं,
सिंध, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ब्यास सबसे ईस्टर्न मोस्ट दरिया है, जो इंडस है, दरिया सिंध ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट दरिया है। उन्होंने कहा कि इसके दरमियान का जितना भी इलाका है वो सारा का सारा हम जम्मू एंड कश्मीर मानते हैं, और जो महाराजा गुलाब सिंह अब महाराजा बन गए हैं, महाराजा गुलाब सिंह इस सारे इलाके की हुकूमत करेंगे। तो इस बात को यूँ भी माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट ऑफ कश्मीर अंग्रेज़ों से ख़रीदा। कुछ जगहों पर यह बात भी आई है कि ये जो सेटलमेंट थी ये पहले से चल रही थी गुलाब सिंह के साथ, कि भाई वो अंग्रेज़ों का साथ कैसे देंगे और उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, उनको महाराजा बनाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारी बातें अफवाहों की है। हम हिस्ट्री को देख के, फैक्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले क्या हुआ होगा या क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन हम फैक्ट के ऊपर भी रहें तो स्टोरी तो समझ में आ रही है। मैं इस वक्त एक बहुत शॉर्ट वर्जन आपको सुना रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि भाई अगर मैं ज़्यादा तफसील में जाने लगूँगा तो फिर वीडियो परसों जाके ख़त्म होगी, तो इस वजह से ज़रा जल्दी जल्दी करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ मैप पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हुई और आज का गिलगित बल्तिस्तान, LOC के दोनों तरफ का कश्मीर, लद्दाख और जम्मू का रीजन उस वक्त की प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गए। 1947 की पार्टीशन तक ऐसा ही चलता आ रहा था। पार्टीशन के वक्त वहाँ का राजा था महाराजा हरि सिंह। ये शख्स गुलाब सिंह के खानदान से ही था और एक इंतहाई फजूल सा आदमी था, अवाम को बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझता था। 1931 में पुलिस ने उसके खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर गोलियां चला दी थी। उस वाक़े के बाद से महाराजा हरि सिंह की पॉपुलैरिटी लगातार कम ही होती चली गई। हरि सिंह की पॉपुलैरिटी चाहे कुछ भी ना रही हो, लेकिन बहरहाल ऑफिशियली महाराजा तो था और अंग्रेज हुकूमत उसको महाराजा मानती थी। ऐसे ही तकरीबन 100 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। यानी ऐसे बहुत से नवाब और राजे, महाराजे और इस तरह के लोग थे जिनको स्टेटस मिला हुआ था प्रोटेक्टेड स्टेट्स का। प्रोटेक्टेड स्टेट्स यानी ये माना जाता था कि ये जो लोग हैं ये अंग्रेज़ों के वफादार हैं। नतीजा ये है कि हमने इनकी नवाबी चलने दी है। बदले में वो जो राजे महाराजे वगैरह थे वो अंग्रेज़ हुकूमत को बहुत सा टैक्स वगैरह दिया करते थे, जिससे अंग्रेज़ हुकूमत भी उनसे खुश रहती थी और अंग्रेज़ शायद उतने बुरे नहीं बनते होंगे पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक की एक्सप्लॉयटेशन जो होती थी वो ये लोग खुद ही करते थे। अब सीन ये हुआ कि जब 1947 की पार्टीशन हो रही थी तो उस वक्त जहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क बन रहे थे, ये जो सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, क्योंकि ऑफिशियली ये आज़ाद रियासतें थी। ये हिंदुस्तान जो है, जैसे जैसे मोहम्मद अली जनाब ने भी कहा था कि ये कोई एक मुल्क नहीं है, ये एक रीजन है, ये एक इलाका है। तो इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे लोग हैं, यानी बहुत सी छोटी छोटी कौमें बसती हैं, उनकी अपनी ज़बान है, अपना कल्चर है, अपनी हिस्ट्री है, अपना हेरिटेज है। तो इसको आप एक मुल्क ना तस्वर करें। अंग्रेज़ों ने इसके बारे में ये कहा कि भाई ये जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको ये इख्तियार है कि ये अपने आप को या तो पाकिस्तान के साथ जोड़ लें और या हिंदुस्तान के साथ जोड़ लें। ऑफिशियली ये कहा गया कि भाई हमारी तरफ से मशवरा ये है, सजेशन ये है कि किसी एक के साथ जोड़ लें। मगर जितनी देर तक वो नहीं जोड़ते और जितनी देर तक वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं उतनी देर तक वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पे चल सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी था कि 14 या 15 अगस्त 1947 तक वो किसी एक मुल्क के साथ जुड़ें। नतीजा ये हुआ कि अगस्त 1947 में पार्टीशन तो हो गई, लेकिन बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त जो थीं उन्होंने अपनी अपनी आज़ादी का, इंडिपेंडेंट स्टेटस का ऐलान ही रखा। उन्होंने कहा कि जी हम आज़ाद मुल्क हैं। बहुत सी स्टेट्स पाकिस्तान में भी आईं, बहुत सी स्टेट्स इंडिया में भी आईं, जो उस वक्त 1947 में पार्टीशन के बाद अपनी आज़ाद हैसियत रखती थी। शुरू में महाराजा हरि सिंह ने भी यही फैसला किया कि भाई कश्मीर एक आज़ाद रियासत रहेगी, हम अभी किसी के साथ नहीं मिल रहे। लेकिन हुआ ये कि फ़ौरन ही जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से बहुत से लश्कर, अब लश्कर में कुछ लोग लोकल्स भी होते थे जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की होती थी, KP के, कश्मीर के अपने लोग, और उसके अलावा थोड़े बहुत कोई वॉलंटियर टाइप के पाकिस्तान के सोल्जर्स वगैरह भी, और कुछ यानी ट्रेन मिलिशिया टाइप के लोग थे। ये सारे इन्होंने जाके अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान स्टेट की बैकिंग के साथ। इन्होंने जाके कश्मीर में अटैक करना शुरू कर दिया और कश्मीर के लोग जो कि उस वक्त सारे पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, उन्होंने पूरी तरह इनकी सपोर्ट की
और ऐसे ये लोग, ये जो लश्कर थे, ये कश्मीर में दाखिल होते गए। ये लश्कर जो थे ये इलाकों की बुनियाद पे भी बने हुए थे, ये लश्कर अपने अपने फ़िरके की बुनियाद पे भी बने हुए थे, और ये सारे लश्कर कश्मीर में दाखिल होते जा रहे थे। वहाँ के जो लोग थे कश्मीरी, वो इनका साथ देते थे, और जो महाराजा हरी सिंह की जो फोर्सेस थी वो तो बिल्कुल इनके सामने खड़ी नहीं हो पाती थी। तो जिस जगह पे इनका अटैक होता था वो वहाँ से दौड़ जाती थी। ये जो सारे इलाके हैं, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, रावला कोट, एक के बाद एक फॉल करते गए, और जैसे जैसे ये महाराजा हरी सिंह के कंट्रोल से निकल रहे थे, उसको समझ आ रही थी कि भाई अगर मैंने फ़ौरन कुछ ना किया तो ये तो गया, सारा कश्मीर गया। उसके पास एक ही सिचुएशन थी, या तो भारत के साथ मिल जाए या पाकिस्तान के साथ मिल जाए। या तो पाकिस्तान के साथ डील कर ले कि भाई ठीक है हम पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं, आप मुझे बताएं क्या आप दे सकते हैं, या भारत के साथ डील कर ले कि भाई आप मुझे क्या देते हैं, मैं करता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि उसको बहुत अच्छी ऑफर्स कराई गई थी, ऑलमोस्ट सेम ऑफर कराई गई थी जो इंडिया ने दी थी, लेकिन उसको शायद एहसास यही हुआ कि भाई मेरी सारी पॉपुलेशन मुसलमान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मुझसे जो वादे करेगा उसको क्या पूरा करेगा, नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, क्योंकि मैं एक हिंदू राजा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, यानी एक ऐसा मुल्क जो कि इस्लाम की बुनियाद पे बना है, मेरी जो सारी पॉपुलेशन है वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करती है, तो एक ऐसी स्टेट जिसकी सारी लॉयल्टी अपनी पब्लिक से होगी, वो दरमियान में मुझे कितना अच्छा प्रोटेक्टेड स्टेटस दे सकेगी। तो उसको यही लगा कि भाई मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं इंडिया के साथ इल्हाक कर लूँ। इंडिया उस वक्त महाराजा हरी सिंह को कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा था कि भाई हम अपनी फ़ौज भेज के आपको प्रोटेक्शन दे देंगे और आपको डिफेंड करने की करेंगे, लेकिन आपको पहले कश्मीर भारत का हिस्सा बनाना पड़ेगा। महाराजा हरी सिंह के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, उन्हें मजबूरन साइन करना पड़ा। 26 अक्टूबर को उन्होंने साइन किया इंडिया के साथ कि भाई हम इंडिया के साथ एक्सीड करते हैं, इल्हाक करते हैं, और प्लीज़ इंडिया जो है अपनी फ़ौजें भेज दे। 26 अक्टूबर को ये एक्सेशन साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, और उसी दिन ही इंडियन फ़ौजें जो हैं वो श्रीनगर में एयर ड्रॉप कराई गई हैं। ये मुआहदा आज भी अवेलेबल है, और इसमें लिखा ये हुआ था कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करेगी, देखेगी, और उसके अलावा बाकी जो सारा इख्तियार है वो कश्मीर की जो राजा है उनके पास होगा, और कश्मीर का स्टेटस एक प्रोटेक्टेड स्टेटस होगा, एक स्पेशल स्टेटस होगा, वही स्पेशल स्टेटस जो पिछले दिनों ख़त्म हुआ है। हरी सिंह को ये डील कोई बहुत आइडियल तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसके पास इस वक्त बेस्ट पॉसिबल डील यही थी। जैसे ही इंडियन फोर्सेस श्रीनगर में ड्रॉप हुई और इंडियन फोर्सेस इन्वॉल्व हुई इस जंग के अंदर, पाकिस्तान और भारत की पहली जंग शुरू हो गई। नाइनटीन 47 की जंग को पहली कश्मीर जंग भी कहा जाता है, और पहली पाक भारत जंग भी। ये एक अजीबोगरीब जंग थी। पहली वजह ये थी कि इस जंग का आगाज हुआ था एक आज़ाद मुल्क और कुछ लश्करों के दरमियान। फिर आज़ाद मुल्क जुड़ गया एक और मुल्क से, यानी भारत के साथ, और लश्करों का साथ देने के लिए एक और मुल्क यानी पाकिस्तान ने फ़ौज भेज दी। इन फ़ौजों की भी एक अलग ही दास्तान है। हुआ ये कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त ना पाकिस्तान के पास ना भारत के पास बहुत सीनियर लेवल के फ़ौजी अफसर थे। सीनियर लेवल के सारे अफसरान ब्रिटिश थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ताज़ी ख़त्म हुई थी, और उस वक्त सारे सीनियर ऑफिसर जो थे वो ब्रिटिश थे। नतीजा ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान और भारत दोनों की जो फ़ौजें होंगी उसमें फिर थोड़ी देर के लिए अभी ब्रिटिश ऑफिसर्स को छोड़ दिया जाएगा, और दोनों आर्मीज़ के ऊपर टॉप पे एक जॉइंट डिफेंस काउंसिल भी होगी, जो दोनों आर्मीज़ के जो एडमिन के मामलात हैं उनको देखेगी। उस जॉइंट डिफेंस काउंसिल को लीड कर रहे थे उस वक्त फील्ड मार्शल क्लॉड ओकिनलेक, मुझे शायद प्रोनाउंसिएशन सही समझ नहीं आ रहा, लिख देते हैं। इन क्लॉड भाई साहब का ऑफिशियल स्टेटस था सुप्रीम कमांडर का, यानी दोनों आर्मीज़ के जो चीफ थे, इंडियन आर्मी के और पाकिस्तान आर्मी के, दोनों के जो चीफ्स थे ये उनसे ऊपर एक ओहदा रखते थे। यानी एक सुप्रीम कमांडर था जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके नीचे 2 आर्मीज़ के चीफ्स थे, दोनों ब्रिटिश थे, और उनके नीचे फिर बाकी की आर्मी बनती थी। पाकिस्तान की आर्मी चीफ का उस वक्त नाम था फ्रैंक मैसरवी, और इंडिया के आर्मी चीफ का नाम था रॉब लॉकहार्ट।
फर्स्ट कश्मीर वॉर के दौरान ही दोनों आर्मी चीफ्स चेंज भी हो गए। पाकिस्तान में फ्रैंक मैसलवी की बाद आए जनरल डगलस क्रेसी और इंडिया में रॉय बचर ने जगह संभाली रॉब लॉकहार्ट की जगह पे। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये सारे ऑफिसर्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ना तो वो सुप्रीम कमांडर और ना दोनों इंडियन चीफ्स और ना दोनों पाकिस्तानी चीफ्स, इनकी कोई आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं थी अपने अपने कॉज के साथ। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। अब देखिए, वो जो सुप्रीम कमांडर है उसी के नीचे दो ऑफिसर्स हैं, दो आर्मीज हैं, दोनों आपस में लड़ रही हैं। इसी तरह से ये जो फ्रैंक मैसलवी साहब थे या डगलस क्रेसी थे या उधर पहले रॉब लॉकहार्ट थे, उसके बाद रॉय बचर थे, इन लोगों का तो आपस में कोई क्लैश नहीं था, बल्कि तो बडीज थे। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 2 में ये इकट्ठे सर्व भी करते रहे, सेम आर्मी से डेफिनेटली लड़ते रहे थे। तो इन लोगों के लिए जो ये जंग थी वो तो एक बिला वजह की फटीक थी। एक तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने, एक तरफ से नेहरू ने कह दिया लड़ो, तो अब हम लड़ रहे हैं। उनको तो ये जंग पसंद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक बड़ी कोरियोग्राफ किस्म की जंग शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे से, यानी दोनों चीफ्स जो थे वो एक दूसरे से रब्ता रखते थे और कहते थे कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर अटैक करते हैं और हम बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करेंगे, आप वहाँ से हम पे अटैक कर लें, आपने भी बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करना। ऐसी एक अजीबोगरीब सी जंग हो रही थी। जाहिर है इन ऑफिसर्स ने और वो जो टॉप पे सुप्रीम कमांडर साहब बैठे थे वो भी ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि कोई एक आर्मी वो दूसरी आर्मी पे बहुत डिसाइसिव किस्म की फतह हासिल कर ले। तो ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी कंडीशन थी। अलबत्ता शायद इसी सिचुएशन को प्रीएम्प्ट करते हुए, भांपते हुए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे आज़म है हमारे, उन्होंने ये समझ लिया था कि भाई इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि लश्करों के थ्रू अटैक किया जाए, बजाय इसके कि पूरा रिलायंस हम अपनी आर्मी पे करें। हम जो ऐसे आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग हैं उनको हम कहें, और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाना चाहते हैं उनको कहें और उनकी सपोर्ट करें, तो रिज़ल्ट आने के ज़्यादा इम्कानात है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो पॉलिसी बिल्कुल सही बैठी। जो गिलगित और कश्मीरी लोग और केपी के लोग, जो उस वक्त केपी को NWF भी कहते थे, सूबा सरहद कहते थे, इस इलाके के जो लोग थे वो जो गए हैं, तो उन्हीं के वजह से आज जो आज़ाद कश्मीर है और जो बल्तिस्तान है, ये सारे इलाके आज पाकिस्तानी कंट्रोल में हैं। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बनाना है, इस पर बातचीत तो जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी उसने आज़ादी मिलने से भी पहले से ही शुरू कर रखी थी, क्योंकि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इन लोगों के नज़र में मुकम्मल नहीं था। इसी वजह से जैसे ही पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, 20 अगस्त को, जो कि आज़ादी के बाद एक हफ़्ता भी पूरा नहीं होता, 14 अगस्त को आज़ादी मिली और 20 अगस्त को ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से एक ऑपरेशन को एक्शन में डाल दिया गया था, जिसके तहत ये सारे लश्कर बनने थे और लश्करों ने कश्मीर में जाना था। बहुत थोड़े अरसे में ही जब लगातार एक के बाद एक इलाके भारत के या हरी सिंह के, जैसे भी आप इसको कहें, उनके कंट्रोल से निकलते चले गए, तो जो महाराजा हरी सिंह साहब थे ये तो श्रीनगर छोड़ के भाग खड़े हुए। दूसरी तरफ पंडित नेहरू जी को लगा कि यार काम ख़राब हो रहा है, हमारी आर्मी जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे शायद उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाएगी कश्मीर को, और कर भी नहीं सकती थी। उस वक्त दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन आर्मी भी डिफेंड नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब आपकी ग्राउंड पे पब्लिक ही आपके साथ ना हो तो फिर कोई आर्मी उसको डिफेंड नहीं कर सकती। सारी पब्लिक खुद ही रैकी करने लगती है कि जी फलां जगह पे आर्मी की ये प्रेजेंस है, हमारी आर्मी की ये प्रेजेंस है, जाए आप उनको अटैक करें। जो बाहर से लश्कर आया हुआ है उसको वो अपना लिबरेटर मानते हैं, और अपनी आर्मी को अगर अपनी आर्मी से नहीं बनती तो फिर किसी भी सूरत में डिफेंड करना पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से पंडित नेहरू जी को ये बात समझ में आ गई। आफ्टर ऑल समझदार आदमी थे। पंडित नेहरू जी ने फैसला किया कि भाई हम सीज़ फायर करवाएंगे हर सूरत में। इस चीज़ का मसला, क्योंकि ग्राउंड पे हम हार रहे हैं, तो वहाँ पर लड़ने की बजाय हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे। पंडित नेहरू फ़ौरन उठ के चले गए यूनाइटेड नेशंस के, भाई हम तो सीज़ फायर चाहते हैं, जंग रुकवाई जाए। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की आजकल रिप्यूट बहुत ख़राब हो चुकी है कि भाई सिर्फ टॉक शॉप है, यहाँ पर होता कुछ नहीं है,
ये कुछ करवा नहीं सकती। उस वक्त ऐसी अप्रोच बिल्कुल नहीं थी। अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी और यूनाइटेड नेशंस पे लग ये रहा था कि ये मेक श्योर करेगी कि आइंदा कोई जंगें वगैरह ना हो सकें। इसको एक बहुत उम्मीद से देखा जा रहा था कि एक बहुत पावरफुल बॉडी बनेगी। यूनाइटेड नेशंस ने बैक टू बैक 4 रेजोल्यूशंस मंजूर की। सिर्फ 1948 के दौरान, जब अभी कश्मीर में जंग चल रही थी, उस दौरान ही 4 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस ने मंजूर की, जिसके अंदर मोटी बात ये थी कि भाई कश्मीर में एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा, आम ज़बान में कहें तो रेफरेंडम कराया जाएगा, जिसमें जो सारा कश्मीर है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें आज़ाद कश्मीर, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये पूरा इलाका शामिल है। इस सारे के लोग फैसला करेंगे कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है या भारत के साथ मिलना है। यानी वो जो आर्गूमेंट था कि जी महाराजा हरी सिंह ने कहा है कि हम भारत के साथ मिल रहे हैं, हैंस ये भारत का हिस्सा है। अब कश्मीरी जो लोग हैं वो मैटर नहीं करते, महाराजा ने कह दिया कि इंडिया के साथ मिलना है तो बात ख़त्म हो गई। ये वाला जो आर्गूमेंट था ये ख़त्म हो गया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, कश्मीरी पब्लिक डिसाइड करेगी कि उन्होंने किसके साथ मिलना है। आखिर 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर हुआ और ये जहाँ पर आज LOC है, तकरीबन मोर और लेस यही जगह थी जहाँ पर उस वक्त दोनों फ़ौजें आमने सामने थी और डिसाइड किया गया कि भाई अब यहाँ पर सीज़ फायर है, अब जो मसला है वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। ये रेजोल्यूशंस आज भी यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर मौजूद हैं और इनको पढ़ा जा सकता है। अजीब बात यह है कि इसके अंदर कुछ क्लॉजेस इतनी अजीबोगरीब हैं कि समझ नहीं आता कि पाकिस्तान ने इन्हें क्यों माना। अब भाई मोटी बात तो पाकिस्तान के हक में थी कि भाई अगर रेफरेंडम होता है तो सारे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हैंस कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा। लेकिन जो अजीबोगरीब बात थी वो ये थी कि इसमें लिखा हुआ था कि इसका जो पहला स्टेप है वो ये होगा कि यूनाइटेड नेशंस एक कमीशन बनाएगा, वो कमीशन मेक श्योर करेगा कि वहाँ पर एक रेफरेंडम हो सके कश्मीर पूरे में, और फिर उसके जो रिजल्ट होगी उसके मुताबिक फैसला होगा। लेकिन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया। जो अजीबोगरीब बात थी वो ये थी कि इस कमीशन के ऑपरेट करने से पहले, रेफरेंडम होने से पहले, पहला स्टेप ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे लश्कर और सारी आर्मी को इस पूरे इलाके से निकाल देगा, जिसे आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। यानी मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, ये जो स्कर्दू, शिगर, गिलगित, ये जो सारा इलाका है, ये सारा इलाका पाकिस्तान खाली कर देगा और उसके बाद इंडिया इस इलाके का कंट्रोल संभाल लेगा। लेकिन इंडिया अपनी प्रेजेंस मिनिमल रखेगा, जितनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होगी उतनी फ़ौज और उतनी पुलिस रखेगा, और उसके बाद फिर वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंडर रेफरेंडम कराया जाएगा। क्या ये बात कुछ सेंस बनती है कि पाकिस्तान अपने जो इलाके कंट्रोल में ले चुका है उनको भी छोड़ दे? इस बात का बिल्कुल कोई तुक नहीं बन रहा था कि पाकिस्तान जिन इलाकों को कब्जे में ले चुका है उनको क्यों छोड़े। या तो यूँ कहा जाए कि जो इलाके पाकिस्तान के कंट्रोल में है वहाँ पर पाकिस्तान के अंडर रेफरेंडम हो जाए, जो इंडिया के कंट्रोल में इलाके हैं वहाँ पर इंडिया के कंट्रोल में हो जाए। या जो सबसे आइडियल सिचुएशन बनती वो ये थी कि दोनों फ़ौजें निकल जाएं, दोनों मुल्कों की प्रेजेंस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस है वो ख़त्म हो जाए, यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में ये इलाका चला जाए और यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग मिशन होता है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फ्राहम करे, यूनाइटेड नेशंस का कमीशन जो है वो यहाँ पर रेफरेंडम कराए और फिर इसका यानी ठीक है डिसाइड हो जाए कि कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये बात क्यों कही गई कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन को नहीं आएंगे, जो इंटरनेशनल बिरादरी है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, एक बार सारा का सारा कश्मीर भारत को दे दिया जाएगा, उसके बाद जाके फैसला होगा कि यहाँ पर रेफरेंडम होता है या नहीं होता। ऑब्वियसली भारत को तो ये बात बेहतरीन लगी कि भाई ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान ने क्यों इस बात को एंडोर्स किया, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। और इस चीज़ का नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपने इलाके तो वेकेट नहीं किए, जब वेकेट नहीं किए तो फिर कमीशन ऑपरेट ही नहीं कर सका जिसने रेफरेंडम कराना था, और जब पाकिस्तान ने इलाके वेकेट नहीं किए तो ये इल्ज़ाम भी आज तक यूनाइटेड नेशंस की नज़र में पाकिस्तान के सर है कि भाई आज कश्मीर का फ़ैसला इस वजह से नहीं हो सका कि पाकिस्तान को जो तरीक़ेकार बताया गया था, जिस पे पाकिस्तान ने एग्री किया था, उसे माना ही नहीं। तो ऐसी बात पे पाकिस्तान ने एग्री क्यों किया, इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल सका। और वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था यूनाइटेड नेशंस ने,
दिसंबर 1949 में उन्होंने भी अपना फेलियर करा दिया अपने एफर्ट को कि भाई कमीशन ख़त्म हुआ, हम नहीं करा पा रहे। यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के बाद से वो दौर शुरू होता है जिसको कॉन्स्पिरेसीज का दौर कहा जा सकता है। सबसे पहले जो कश्मीर वॉर में बहुत कुछ अजीबोगरीब बातें हुई कि भाई अगर लश्कर के थ्रू काम हो रहा था तो फिर हमने उसको क्या रोकने की कोशिश की, हमने फ़ौज की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे दी, बड़ी सारे सवालात हैं। उसके बाद ये है कि यूनाइटेड नेशंस में जब ये रेजोल्यूशन पास हो रही थी तो हमने क्यों इस एक चीज़ पर फोर्स नहीं किया। अगर पास हो चुके थे रेजोल्यूशंस तो उसके बाद भी हमने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर क्यों नहीं लगाया कि भाई हम हर बात से एग्री कर रहे हैं, सिर्फ ये इंडिया के कंट्रोल में देने की बजाय इसका जो कंट्रोल है वो भी पीस कीपिंग मिशन को दिया जाए। और ये इसकी भी एग्जांपल्स दुनिया में मौजूद हैं, ईस्ट तिमोर में और मुख्तलिफ जगहों पे, इवन बोस्निया में, सर्बिया में ये चलता रहा है कि पीस कीपिंग मिशन आता है और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। ये ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं बाद के दे रहा हूँ, कश्मीर तक ऐसा नहीं हुआ था उससे पहले। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी अजीबोगरीब डिमांड थी कि भाई यूएन का पीस कीपिंग मिशन आ जाए कि सब कहें कि भाई ये कैसे हो सकता है। इवन हम ब्रिटिश फोर्सेस को इन्वॉल्व कर सकते थे कि भाई आप ये सारा मसला खड़ा करके गए हैं, आप कंट्रोल संभाल लें। कॉमनवेल्थ की आर्मी आ सकती थी, अमेरिका को रिक्वेस्ट की जा सकती थी, किसी ऐसे मुल्क को रिक्वेस्ट की जा सकती थी जो बिल्कुल इम्पार्शल हो इस मामले में। ये सिचुएशन क्यों मान ली गई कि हाँ ठीक है इंडिया आ जाए, आज तक की मिस्ट्री है। इसी तरह उसके बाद जब अक्सर चीन का इलाका रहने के लिए चीन ने हमला किया भारत पे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए था, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। अगर लद्दाख में चीन ने अटैक किया हुआ था तो पाकिस्तान कश्मीर वैली पे अटैक कर देता तो ईजीली दोनों अपना अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते। चीन ने तो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, पाकिस्तान नहीं कर सका। चीन तो आज भी अक्सर चीन को लेकर बैठा हुआ है, कश्मीर सारा पाकिस्तान के पास नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है कि जब सितंबर 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को बहुत सिग्निफिकेंट बढ़तरी हासिल थी इंडिया पे उस वक्त उस रीजन में, जब ये अखनूर की तरफ जा रहे थे और दरिया चनाब का पुल तोड़ना था, उस वक्त जब बिल्कुल ऑपरेशन कामयाब होने लगा था तो अचानक से ऑपरेशन कमांडर को जनरल अयूब ने क्यों चेंज किया और जनरल याहिया को ऑपरेशन कमांडर क्यों बनाया गया, और जनरल याहिया आए तो फ़ौरन वो अपनी चार्ज संभाल क्यों नहीं सके। बड़े सारे सवालात हैं, उनके आम तौर पे जो जवाब मिलते हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मिलते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सच्ची भी हों, लेकिन चूँकि उनका कोई डॉक्यूमेंटेशनल एविडेंस नहीं है उनको बैक करने वाला, इस वजह से मैं एक ही की तफसील में नहीं जा रहा। बस ये है कि एक पूरा पीरियड है जिसमें बार बार बज़ाहिर ऐसा कहा जाता है, ऐसा सोचा जाता है, जो क्रिटिक्स है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो लोग, वो ये कहते हैं कि उस वक्त जो लोग थे टॉप पे वो पाकिस्तान के साथ, या यूँ कहना चाहिए कश्मीर के साथ वफ़ादार नहीं थे। इसीलिए बार बार मौका मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर को गंवाया है। जब पाकिस्तान अपने मौके गंवाता रहा तो भारत ऐसी गलती नहीं करता था। एक वक्त वो भी आया जब प्रीएम्प्ट करते हुए कि पाकिस्तान कहीं सियाचिन पर कब्जा ना कर ले, भारतीय फोर्सेस ने सियाचिन पर कब्जा किया और तोपें लगा दी। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा महाज है। कुछ अर्सा पहले सिचुएशन ये भी रह चुकी है कि पाकिस्तान का एक फ़ौजी हर 4 दिन में और भारत का एक फ़ौजी हर दूसरे दिन अपनी जान देता था। सारी दुनिया में 20,000 फुट की बुलंदी पर मैदान जंग बना हो ऐसा और कोई एग्जाम्पल नहीं है। जहाँ एक तरफ कश्मीर में फ़ौजें हमेशा आमने सामने खड़ी रही हैं, वहीं कश्मीर के अंदर आज़ादी की एक ज़बरदस्त तहरीक भी चलती रही है। जाहिर है इस तहरीक को पूरी तरह से पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी, मॉरल भी और फिज़िकल भी। 1990s में ये तहरीक अपनी पूरी पीक को पहुंची थी और कश्मीर भारतीय फौजियों के लिए जहन्नुम बन गया था और भारतीय फौजियों ने कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। भारतीय हुकूमत के अपने स्टैट्स के मुताबिक 1990 से लेकर 2008 तक कश्मीर में 40,000 लोगों की जान गई थी। उस वक्त पाकिस्तान की बहुत सी तंजीमें हुकूमती सपोर्ट के साथ कश्मीर की आज़ादी में लगी हुई थी। दूसरी तरफ कश्मीर में सिचुएशन ये थी कि भारतीय फौजियों की तरफ अगर कोई कश्मीरी सिर्फ आंख उठाकर देख भी लेता था तो वो दुश्मन लगने लगता था।
जिन लोगों ने कश्मीर का वो दौर देखा है, उन्होंने जो किताबें वगैरह लिखी हैं, उन्हें पढ़कर हमें लगता है कि उस वक्त की कश्मीर को अगर हम आज के फ़लस्तीन से जोड़ें तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। और फिर ये भी याद रखना चाहिए कि अगर भारतीय हुकूमत ख़ुद 40,000 का नंबर दे रही है तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पे नंबर इससे काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मंसूब है कोट कि कश्मीर हमारी शाहराग है, और यकीनन उन्होंने ये कहा भी होगा क्योंकि आफ्टर ऑल पहली जो कश्मीर जंग थी ये तो कायद-ए-आज़म ने ही शुरू की थी। दूसरी तरफ भारत इस बात पे बिल्कुल अटल है कि जी कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अगर ऑन द रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान कहता है कि जी कश्मीर के जो सारे लोग थे वो सब के सब मुसलमान थे, यानी एक वास्ट मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, और वो सारे लोग महाराजा हरी सिंह को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। ये लोग 100% पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बहुत बड़ी 2 नंबरी की कि महाराजा हरी सिंह का फ़ैसला माना, कश्मीरियों का फ़ैसला नहीं माना। महाराजा हरी सिंह की तो मॉरल अथॉरिटी भी नहीं थी कश्मीरियों के लिए फ़ैसला करने की। नतीजा ये है कि कश्मीर का जो फ़ैसला है वो दोबारा से होना चाहिए। वो 1947 की पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसको अब पूरा होना बहुत ज़रूरी हो गया है। भारत कहता है कि भाई हम तो इस लॉजिक को ही नहीं मानते कि सब कॉन्टिनेंट के टुकड़े होने चाहिए थे, और जाहिर है वो इस लॉजिक को मान भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो इस लॉजिक को मानेंगे तो फिर तो जितने कश्मीर और कश्मीर के आसपास के जो इलाके हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं उन सब पे पाकिस्तान का क्लेम बन जाता है। भारत कहता है कि जब महाराजा ने फैसला किया कि उन्होंने भारत के साथ मिलना है तो बात खत्म हो गई। ये काम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हुआ है। फिर जंगें हुई है, LOC बनी है, LOC को बॉर्डर मान ले, तनाज़ा खत्म हो जाता है। अगर UN रेजोल्यूशन के मुताबिक फैसला करना है तो भी कर लेते हैं। आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अपनी फौजें निकाल लें, फिर उसके बाद अगले स्टेप्स की तरफ देखा जाएगा। पाकिस्तान कहता है कि अगर महाराजा हरी सिंह ने आपके साथ एक्सीड किया था तो जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ एक्सीड किया था, फिर जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान को दें। जूनागढ़ और कश्मीर का केस बहुत ज़्यादा सिमिलर है बट रिवर्स में। जूनागढ़ के जो नवाब थे वो मुसलमान थे बट जो पब्लिक मेजॉरिटी थी वो हिंदू थी। तो पब्लिक इंडिया के साथ जाना चाहती थी, नवाब साहब पाकिस्तान के साथ आ मिले, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर इंडिया का क्लेम ये माना जाए कि भाई महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया था तो फिर जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। और अगर ये माना जाए कि नहीं, पाकिस्तान का जो क्लेम है कि पब्लिक जो चाहती है वो फैसला होना चाहिए, तो फिर जूनागढ़ में पाकिस्तान का क्लेम खत्म हो जाता है। पाकिस्तान ने जूनागढ़ का इशू सिर्फ इस वजह से जिंदा रखा हुआ है कि कश्मीर पे उसकी लीवरेज ली जा सके। पाकिस्तान को जूनागढ़ नहीं चाहिए, ना पाकिस्तान को उम्मीद है कि जूनागढ़ पाकिस्तान को मिल सकता है, ना पाकिस्तान के पास उसका कोई खास काम है। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि जूनागढ़ को एग्जाम्पल बना के इंडिया पर उसी का दाव उल्टाया जाए। पाकिस्तान की जितनी भी इंडिया पॉलिसी है वो कश्मीर के गिर्द रिवॉल्व करती है। पाकिस्तान का इंडिया से और कोई मेजर झगड़ा भी नहीं है। अब सीधी सी बात है, ये तो थे ऑफिशियल वर्जन्स, लेकिन एक आना ऑफिशियल वर्जन भी होता है जो कि एक्चुअल में असल वजह होती है, और वो वजह है पानी की खातिर ही कभी चीन ने हमला किया था। अक्सर चीन के इलाके का जो पानी था वहाँ का पानी चीन की तरफ फ्लो करता है। जो कश्मीर है, कश्मीर से जो बाकी पानी निकलता है वो कुछ इंडिया की तरफ फ्लो करता है, कुछ पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता है, और मसला सारा पानी का है। ये जो कराकोरम और हिमालय के दरमियान का इलाका है जिसमें कश्मीर की बहुत सी वादियाँ हैं, ये सारा का सारा इलाका दुनिया की ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पीक्स है, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लेशियर्स है आउटसाइड द पोलर वर्ल्ड, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर है। दुनिया के सबसे बड़े स्वीट वाटर रिजर्व्स है, और हर मुल्क ये चाहता है कि उसके पास जो पानी है, जो उसका पानी है, उस पर कंट्रोल उसका अपना हो। इसीलिए अक्साई चिन पर 1962 में चीन ने हमला किया और उस पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने 1947 से ही शुरू करके 1960s तक कोशिश जारी रखी कि कश्मीर हासिल कर ले, क्योंकि पानी चाहिए। सब मानते हैं कि दुनिया की जो तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी, लाइकली ये है कि वो वर्ल्ड वॉर किसी ईगो प्रॉब्लम पे नहीं होगी, किसी जियो स्ट्रेटेजिक मसले पे नहीं होगी, बल्कि पानी की खातिर लड़ी जा रही होगी। और दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन ये है कि इंडिया की इकॉनमी का तकरीबन 20%, GDP का 20% एग्रीकल्चर से जुड़ा है, और इंडिया की जो टोटल लेबर फोर्स है रूरल एरियाज़ की, उसका 50% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है।
और इसी तरह पाकिस्तान की जीडीपी का भी तकरीबन 25% शेयर जो है वो एग्रीकल्चर से है, और पाकिस्तान की जो ओवरऑल टोटल वर्कफोर्स है, लेबर फोर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर उसका 40% एम्प्लॉय करता है। ये इतने बड़े नंबर्स हैं कि कोई भी इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक तो पानी ख़त्म होने की वजह से प्यास लगेगी, पानी बहुत कम रह जाएगा, उसके अलावा जो फसलें हैं वो नहीं हो सकेंगी, तो फूड बहुत महंगा हो जाएगा, और इसके ऊपर ये होगा कि इकोनॉमीज़ बिल्कुल तबाह हो रही होगी। तो पानी अगर किसी भी मुल्क का रुकता है तो ये तो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत उन 3 दरियाओं में से किसी का पानी रोकता है जो सिंध-तास माहिदे के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान उसको ऐलान जंग तस्वुर करेगा। पाकिस्तान समझेगा कि इंडिया ने जंग लगा दी है। 1998 में दोनों मुल्क ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर्स बन गए। आज दोनों मुल्क इतने ताकतवर हैं कि सऊदी अरब जैसा मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान से मदद मांगता है, जबकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान और भारत दोनों इतने पावरफुल हैं कि कोई भी ताकत के जोर पर एक दूसरे से कश्मीर नहीं छीन सकता। लेकिन मसला ये है कि जैसे चल रहा है वैसे चल भी नहीं सकता। 2019 में दुनिया ने आखिरी बार एक प्रॉपर एरियल डॉग फाइट इसी जगह देखी है। 2022 में इसी जगह चीनी और भारतीय फौजियों ने एक दूसरे पर ईंटें मारी, लाठियां चलाई, मुक्केबाजी की, और 2025 में पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे पर ऐसी गोलाबारी की कि जंगों का जमाना याद आ गया। पाकिस्तान और भारत जहां प्रॉक्सी वॉर्स में फंसे हुए हैं, वहीं इकट्ठा बॉर्डर होने की वजह से कई दफ़ा ये लड़ाई बढ़ जाती है और डायरेक्ट फाइटिंग तक पहुंच जाती है। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि ना तो सुकून से इकट्ठे रहा जा रहा है और दोनों इतने ताकतवर भी हैं कि आपस में लड़ भी नहीं सकते। 1947 से 1971 तक मिलिटरीली पाकिस्तान ने इंडिया की नाक में दम किया रखा। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान का डिबैकल हुआ और पाकिस्तान उसके आफ्टर मैथ से संभलने की कोशिश कर रहा था, तो इंडिया को कश्मीर में थोड़ा सा सुकून का सांस मिला। 1970s के आखिर में जब रशिया अफगानिस्तान में घुस आया, तो उस वक्त पाकिस्तान की तवज्जो बहुत ज़्यादा अपने वेस्टर्न फ्रंट पे हो गई और कश्मीर पे इंडिया को मौका मिला कि 1980s के अंदर वो सियाचिन पे जाके कब्जा कर ले। सियाचिन उससे पहले नो मिलिट्री जोन था, यहाँ पर किसी भी मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन इंडिया ने प्रीएम्प्ट करते हुए कहा कि भाई इससे पहले कि पाकिस्तान आके यहाँ पर बैठ जाए, हम चले जाते हैं। 1980s के आखिर में जब रशिया अफगानिस्तान से वापस चला गया, तो पाकिस्तान की तवज्जो दोबारा से कश्मीर की तरफ हुई और पाकिस्तान ने कश्मीर की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया। 1990s के आखिर में 98 से लेके 2008 तक ये शायद वाहिद पीरियड है टाइम का जब दोनों मुल्कों में लगता था, एक जेन्युइन उम्मीद नज़र आई थी कि शायद अब दोनों मुल्कों की सुलह हो जाए, दोनों मुल्कों में दोस्ती हो जाए। लेकिन 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए, तो उसके बाद से इंडिया में एक प्रॉपर शिफ्ट आया है कि भाई पाकिस्तान के साथ तो दोस्ती करनी ही नहीं, पाकिस्तान को तो तबाह करने की ही कोशिश करनी है। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ होता है जो इंडिया कराता है, कुलभूषण यादव को ही देख लें, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इतना रिएक्ट नहीं करता। मगर मसला ये है कि इतना रिएक्ट करे या ना करे, जब तक दोनों पार्टीज अमन नहीं चाहेंगी, अमन नहीं हो सकता। इसीलिए जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान को जवाब में अभिनंदन का जहाज गिराना पड़ता है। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है तो पाकिस्तान को भी बुनियाद महसूस करना पड़ता है। पाकिस्तान अभी टिट फॉर टैट की पॉलिसी पे चल रहा है, लेकिन जाहिर है अगर टिट फॉर टैट भी करें तो भी अमन तो नहीं हुआ ना। अब जब भारत का तालिबान से रोमांस बढ़ा है और जब अफगानिस्तान से ऐसा अटैक आ रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर हीट अप हो रहा है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी मुस्तक़बिल करीब में कोई अमन होता, दोस्ती होती नज़र नहीं आ रही। सारा मसला कश्मीर का है। दोनों मुल्क एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपनी अपनी तरक्की भी स्लो किए हुए हैं। इसका हल यही हो सकता है कि जब तक दोनों मुल्कों में ये फीलिंग ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, दोनों मुल्कों की पब्लिक में, कि भाई हमें अमन चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। जब तक ये सोच रहेगी कि भाई पानी हमने लेना है, दूसरा मुल्क जाए भाड़ में, तब तक ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। अप्रोच ये चाहिए
कि भाई दूसरे मुल्क में भी फसलें उगनी हैं, दूसरे मुल्क में भी लोगों को प्यास लगती है, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, तो उन्हें भी हमने वही रिसोर्स देना है और उनके बारे में भी वैसे ही सोचना है जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं। फिर जाके ये हालात बेहतर हो सकते हैं। सैडली इस वक्त अभी आजकल के हालात में ये होता नज़र नहीं आ रहा। शायद अभी हालात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे और हमारी जनरेशन के बाद वाली जो जनरेशन होगी, आजकल जो बच्चे हैं, ये जब बड़े हो रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे कि लड़ाई मार कुटाई में फ़ायदा किसी का भी नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है दोनों तरफ का। तो शायद इनमें ये सेंटिमेंट डेवलप हो कि भाई हमें नहीं चाहिए लड़ाई। इंडिया में भी वैसे ही लोग होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में भी वैसे ही लोग होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं। तो फिर हमें एक दूसरे का मिल के सोचना चाहिए। जब ये सोच डेवलप होगी तो फिर हमारे जो लीडर्स हैं वो भी इस सोच पे चलना शुरू करेंगे और ऐसे बहुत से सोल्यूशंस हो सकते हैं। दरियाओं के ऊपर मुश्तरका कमीशन बन सकते हैं। थोड़ी देर के लिए कश्मीर को नो मिलिट्री जोन बनाया जा सकता है कि पाकिस्तान की भी मिलिट्री निकल जाए, इंडिया की भी मिलिट्री निकल जाए। इस तरह के बहुत से आइडियाज़ फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन कभी उन पर ठीक से उनको परसू नहीं किया जा सका क्योंकि अभी दोनों तरफ की पब्लिक, दोनों तरफ के लीडर्स इस बात के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं है कि हमें अमन चाहिए। पब्लिक सेंटिमेंट डेवलप होगा, फिर लीडर्स भी फॉलो करेंगे। पब्लिक सेंटिमेंट शायद एक दफ़ा हालात जैसे ज़्यादा ख़राब होते हैं उनके फ़ौरन बाद डेवलप होगा। वो हालात 2 साल में हो जाते हैं या 20 साल में, ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन हालात ज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि एक दफ़ा ख़राब होंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। सो इस मिली जुली कंक्लूजन के साथ, थोड़ा बिटर स्वीट से एंड के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।